बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि अफगानिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन चुका है और अफगानिस्तान के तालिबान की रिट, हुकूमती रिट हर जगह पर कायम हो चुकी है। इसलिए जो दुनिया भर से इमदाद की बात की जा रही है, फंड्स बहाल करने की बात की जा रही है, और जो इंसानी अलमिया एक जन्म ले सकता है अफगानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे माली मुश्किलात की वजह से, इसके बारे में भी अफगानिस्तान के तालिबान को न सिर्फ दुनिया के साथ तल्लुकात को बेहतर करना है, हमसायों के साथ तल्लुकात को बेहतर करना है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर हुकूमती रिट को हर हाल में कायम करना है। माजी की हुकूमत, अफगान हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान का गिला ये था कि पाकिस्तान मुखालफ क़ुव्वतें और पाकिस्तान मुखालफ दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं, जहाँ से वो बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इसलिए अफगानिस्तान पर के बॉर्डर पर बाड़ लगाने का फैसला किया गया और फिर बाड़ लगा दी गई। यही मसला पाकिस्तान को दरपेश है कि अफगानिस्तान में छुपे हुए लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं और बॉर्डर्स पर भी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तालिबान के लिए ये बड़ा एक चैलेंज है, और तालिबान हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपट सकती है, क्योंकि हर कुछ रोज़ बाद एक नया वाक़या जन्म लेता है। कल के वाक़े को देख लें, कुरम के अंदर जिस तरीके से वाक़या पेश आया, पाकिस्तान के अंदर हमला किया गया और 5 पाकिस्तानी अफवाज के जवान जिसमें शहीद भी हुए। अगरचे पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से ज़बरदस्त जवाब दिया गया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन ये बढ़ते हुए वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीश का बायस हैं। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी मोहिद यूसुफ दौरे पर गए और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को ये बताया कि यहाँ पे छुपे हुए लोग, यहाँ पे छुपे हुए दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल का तज़किरा हुआ, लाहौर के उन धमाकों का तज़किरा भी हुआ, और साथ साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ जो होने वाली कार्रवाइयाँ हैं, ये भी अफगान तालिबान हुकूमत के सामने रखी गई। अब तालिबान हुकूमत इससे कैसे निपट पाएगी? अगर दुनिया से तालिबान की हुकूमत को अपने तल्लुकात को इस्तवार करना है और पाकिस्तान की हुकूमत को साथ मिलाकर दुनिया को ये बताना है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को न सिर्फ माली मदद दरकार है, बल्कि अखलाकी मदद के साथ साथ अफगानिस्तान की तामीर नौ में भी दुनिया को अपना किरदार अदा करना है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ रुकेंगी, जब पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, सरमायाकारी तभी आएगी, खारजा पॉलिसी तभी बेहतर होगी। और फिर पाकिस्तान के खदशात इसलिए भी दूर करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के मसले को पूरी दुनिया पर उजागर किया है। पाकिस्तान बारहा दुनिया से ये कह रहा है कि अगर अफगानियों की मदद ना की गई, अफगान अवाम की मदद ना की गई, तो वहाँ पर इस वक्त इतनी माशी सूरत हाल बिगड़ सकती है जिसके नतीजे में इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो सकता है। इस सूरत हाल में अफगान की तालिबान हुकूमत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, फिर पाकिस्तान की अफगान हुकूमत से मुतालबात, बॉर्डर पर सूरत हाल के हवाले से भी, फिर बलूचिस्तान की बिगड़ी हुई सूरत हाल भी इस तरफ इशारा कर रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बड़ा अहम किरदार अदा करना है। अगर पाकिस्तान का एतमाद टूटता है, अगर पाकिस्तान के खदशात और बढ़ते हैं, तो फिर तालिबान हुकूमत के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान की माजी की हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान का गिला यही था, और बार बार कहा गया कि वहाँ से वो अनासर जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के साथ मिले हुए हैं, वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती हैं। ये अगर वाक़या, कुरम का वाक़या, क्या अब इस सूरत हाल पर ले आया है कि जो मुतालबा आज किया जा रहा है और मुसलसल जिसको दोहराया जा रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने अगर कार्रवाई ना की उन लोगों के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ दिफाई तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जनरल साहब, सिर्फ ये वाक़या कुरम का वाक़या ही नहीं, बल्कि बॉर्डर्स पर मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात, बलूचिस्तान की सूरत हाल, फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना की कार्रवाइयाँ, और साथ साथ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग छुपे हुए अफगानिस्तान के अंदर बैठे अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के माबैन कितनी बड़ी खलीज वाक़ हो सकती है। जी जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मेरी बात हौसले से सुनिएगा जी प्लीज साहब। जी जी। देखिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़रा देख लीजिए। ना तो वहाँ पर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है वहाँ पर जैसे होना चाहिए किसी भी मुल्क में। ठीक। उसके बाद आधी दुनिया जिसमें सरे फहरिस्त अमेरिका और हिंदुस्तान है, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं
कि कब ये हुकूमत कोलैप्स हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। ठीक। दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि वहाँ पर मंशियात के बड़े बड़े के सौदागर मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पर बड़े बड़े स्मगलर मौजूद हैं, वहाँ ठीक। पर ये हथियारों का कारोबार करने वाले बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, जिनको ये बात बिल्कुल नहीं भाती कि अमन अमान हो जाए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में मामला ठीक हो जाए, ये फेंस लग जाए और रेगुलर ट्रैफिक सिर्फ हो। ठीक है। उसके अलावा एक बात मैं और करना चाहूँगा जी जी। कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, हिंदुस्तान जैसे मुल्क और जैसे जहाँ पर अंदर हमारे बिल्कुल रेगुलर हुकूमतें हैं अरसा दराज से, और हमारी रेगुलर फोर्सेस हैं, पुलिस है, जी जी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट की जब बात आती है तो लोग कई कई दिनों तक शहर बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। ये सब कुछ आपके सामने है। ठीक। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक दफा भी ये नहीं कहा कि ये देखा जाए कि किन लोगों को फायदा है, किन मुल्कों को फायदा है कि अगर ठीक। अफगानिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़े। ठीक। और एक दफा भी आप हिंदुस्तान का नाम नहीं ले सके, मुझे नहीं पता क्या वजह है। एक दफा भी आप नहीं, मैं अमेरिका तो का हमेशा नाम नहीं ले हिंदुस्तान का सके। नाम लेता हूँ जी। मैं तो कहता जी हूँ कि जी। हिंदुस्तान तो के वो इस अनासर जो वहाँ सिलसिले छुपे में रहे। जी जी जी। मैं ये कहा करता हूँ कि वो जो कहावत है ना कि कमजोर को देखकर मुझे गुस्सा आता है और तगड़े को देखकर मुझे तरस आता है, तो इस नहीं किस्म नहीं का नहीं, लाइन ना पकड़े हम आप। हिंदुस्तान को ठीक तो है। हम तकड़ा मानते नहीं है जी जनरल साहब। जी। तो बात ये मेरे भाई कि वहां पर अभी 5-6 महीने उनको हुए हैं, 20 साल का वहां पे मलबा उन्होंने उठाना है। ठीक। ऐसे बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं जो ये सारे काम करना चाहते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आप अच्छी तरह समझते हैं। मैंने जो ग्रोह वहां पर मुख्तलिफ है उनका आपको बता दिया है। बिल्कुल ठीक। कुछ वक्त लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, वो तावन कर रहे हैं, हमारी हुकूमत कह रही है कि वो तावन कर रहे हैं। तो ये हमें भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि आप चीन के नजदीक जाना चाह रहे हैं, आप सी ठीक। पैक बनाना चाह रहे हैं, आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भी रखना चाह रहे हैं, आप अपने नाम के साथ इस्लामी ममलकत भी रखना चाह रहे हैं। तो भाई जब दुनिया में आप ये काम करेंगे ठीक तो है। फिर ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, इसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये कभी नहीं आपके साथ हो सकता। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान विद एटॉमिक पावर बिल्कुल ठीक। विल नेवर सिट इन ईज। अगर आप ये समझें कि यहाँ पर अमन अमान होगा और ये लोग आपको जीने देंगे, आपको अपने अमन पैदा करना पड़ेगा, आपको अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। जनरल साहब, आपने हिंदुस्तान का तस्करा किया, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है। पहले हम कहते थे कि बलूचिस्तान के अंदर वहाँ की जो अलहदगी पसंद है वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर से अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो इसमें हिंदुस्तान के अलावा कुछ और एलिमेंट भी हैं। जी देखिए, सिर्फ आप जो जो इंडिकेशन आई है वो सिर्फ अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं, बल्कि पंजगुर तो आपको पता है कि ईरान के बॉर्डर के ईरान के बाद। नजदीक है। और ये एक बहुत ही टेक्निकल मसला है। मैं ये समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर को या आईएसपीआर को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जिसमें ये कहा जाता कि हमें पता चला है कि हैंडलर कहाँ कहाँ है। इसलिए कि जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मैंने जिक्र किया है उसमें भाई यही तो होता है कि इंडिकेटर्स और निशानियां आपको कुछ और बताती हैं और असल काम किसी और ने किया होता है। ये काम जल्दबाजी में करने के नहीं है, ये तहम्मुल से करने के काम है। इसको जैसे आप वो छोटे ट्वीजर से पकड़ के बाल निकालते हैं ना, ऐसा ये काम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बस हमेशा ये बात याद रखें, इंटरेस्ट किसका है। क्या आपके ख्याल में अफगान हुकूमत जो मौजूदा है उसके जरा भी इंटरेस्ट में है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सर धड़ की बाजी लगा रखी है उनका वकील बनने में? आप मुझे इस बात का जवाब दें, क्या जनरल साहब क्या आलमी सतह पे इस किस्म के वाकयात का पाकिस्तान के बॉर्डर पर हों लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हों मुश्किलात पैदा करेंगे अफगान हुकूमत के लिए? जी वो तो देखे ना, वो ये तो मैंने आपको कहा कि अमेरिका, हिंदुस्तान और कुछ और ममालिक उनके साथ मिलके इस मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है अफगानिस्तान की उसको खत्म करने के दर पे हैं। ये तो उनकी चली नहीं। उसकी वजह यह है कि पूरे अफगानिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं उनको मिली जहां पर कि वो अपोजिशन फोर्सेस को बिठा दें, जैसे पहले पंशेर वैली थी, और एक जवाबी जो है ना सिविल वॉर शुरू करा दें। इसीलिए आपने देखा है कि जब उन्होंने देख लिया कि सर्दियां गुजर गई और अफगानों ने ये बर्दाश्त कर लिया और उनके अंदर फूट नहीं पड़ सकी, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक नया पैगाम भी दिया, अगर आपको पता हो तो। ये सारी चीजों को गौर से देखा करें, जरा ऊपर से चीजों को देखा करें। वो वापस आना चाहते हैं अमरीकी यहाँ पर, वो यहाँ अड्डे बनाना चाहते हैं, मिलिट्री अड्डे नहीं, इकोनॉमिक अड्डे, पॉलिटिकल अड्डे। वो इस इलाके को छोड़ नहीं सकते चीन और रूस के लिए।
तो ये सारे मामले को अगर आप देखें तो ये इतना सादा मामला नहीं है जितना आंखों को नजर आता है। जरा सब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें, फिर जिसका तज़किरा आपने किया रूस चीन का ख़ास तौर पे इन हालात में, रूस चीन का एलामिया भी एक जो है, और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन का दौरा करने वाले हैं और 23 साल बाद किसी वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा रूस होगा, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद जनरल नईम खालिदी साहब, ये बताइएगा कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान के तालिबान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने नहीं आता, जिस पर भी बड़ा एतराज़ किया जाता है। साथ ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन और इन हालात में इस किस्म के वाक़यात होना बॉर्डर्स पर। जी, ये देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लोग हमारा चीन के करीब जाना पसंद नहीं करते, जो लोग सीपैक को पसंद नहीं करते, जो ग्वादर की डेवलपमेंट को पसंद नहीं करते, जो रखना डालना चाहते हैं अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान, जो कड़वाहट ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, ये उनके काम है। मतलब ये कि जब आपने किसी भी मुकदमे का फैसला करने लगते हैं तो हमेशा आप चेक करते हैं कि इसमें फ़ायदा किसको हुआ है और नुकसान किसको हुआ है। तो ये बात तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, दोबारा उन मुल्कों का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब ये जो आप बात करें अफगान तालिबान वाली, देखिए अफगान तालिबान की तरफ से 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर कम अज़ कम मुझे हो चुकी हैं, हम सबको क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर एक ये कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान से धक्का देके निकालने पे तैयार नहीं है। ये दिस इज वन, वी आर वेरी क्लियर, क्योंकि कुछ ना कुछ सपोर्ट इनको इनकी तरफ से मिली है। गो के अफगान तालिबान अपनी जद्दोजहद कर रहे थे अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए, और ये लोग हमारे ऊपर छोड़े हुए थे, रॉ ने और CIA ने और इन लोगों ने मिलकर। बहरहाल फिर भी ये चूंकि इनके कनेक्शन थे, कुछ ट्राइब्स भी हैं इनके मुश्तरका, तो इसलिए ये उनको धक्के से तो निकालेंगे नहीं, एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने वादे की, उन्होंने ये कहा कि हम अपनी स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जहां तक उनका बस है वो ये काम कर रहे हैं, इसके शवाहिद मौजूद हैं। ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ वहां पर कैजुअल्टीज भी हुई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर, उससे आपको अंदाजा हो सकता है। अलबत्ता उनकी रिट अभी इतनी कंप्लीट नहीं है, और दूसरा ये कि उनके अंदर भी इतनी होमोजेनिटी नहीं है। तमाम के तमाम अफगान तालिबान या तमाम के तमाम TTP वाले एक ग्रोह नहीं है। TTP के कुछ ग्रोह जाके मिल रहे हैं दाइश को और उनको लोगों को, और उनसे फायदा हासिल करके, और फिर उनके स्लीपर सेल पाकिस्तान में भी मौजूद हो सकते हैं। हिंदुस्तान से अभी भी उनको मदद मिल रही होगी। समुंदर हमारा इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हमारी समुद्री सरहद है, हिंदुस्तान की सरहद इतनी बड़ी है, लेकिन बहरहाल तो उनकी कोशिश जो है वो जारी है। तो जब तक उनकी हमें कोशिशें नजर आती रहेंगी, उन्होंने, आपको पता है बाढ़ पे जिन लोगों ने कोशिश की उनको भी उन्होंने पसंद नहीं किया। गो के वो कहते हैं कि ये ठीक है, एक तनाज़ा है, इसको बाद में हम देख लेंगे। ये जो खुरम में हमला हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जवाब दिया, लेकिन वो ISPR बताना नहीं चाह रहा। मैं भी उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाता क्योंकि वो कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद उसका जिक्र नहीं। एक बात नहीं की अफगान हुकूमत ने कि जी आपने क्यों तोपखाने का फायर किया या क्यों फायर किया हमारे इलाके के ऊपर। तो बात यह, ऐसे इंडिकेशन मौजूद हैं नंबर एक कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो। पाकिस्तान तो उनका सबसे बड़ा दाई है, सबसे ज्यादा वो बता रहा है दुनिया को कि अफगानिस्तान का हमें ख्याल रखना चाहिए, और उनकी मदद भी मेरा ख्याल जितनी मदद पाकिस्तानी कर रहे हैं उनकी खाने पीने के सिलसिले में, दवाइयों के सिलसिले में, बिस्तर कपड़े जो यहाँ से भेज रहे हैं, और किसी मुल्क ने नहीं किया। तो वो पागल तो नहीं है कि वो ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारे हालात उनके साथ खराब हो। तो ये समझने की जरूरत है कि इनके पीछे कौन हो सकता है, बाहर जो भी है, तो उनको थोड़ा टाइम दे। 5-6 महीने में ये काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। 20 साल का मलबा उन्होंने लपेटना है, साफ करना है। बहुत गंदा है मेरे भाई, बहुत गंदा है, इसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जनरल साहब, 23 साल बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म रशिया का दौरा करेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? और दूसरा ये बताइएगा, जो रूसी सदर और चीनी क़यादत की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अपनी मर्जी की जमहूरियत के हवाले से तशरीह को दुनिया पर नाफिज ना करे, ये क्या पैगाम है? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो पैगाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए और तमाम खित्तों के लिए, कि पहली दफ़ा आप यूँ समझें कि सरकारी तौर पर या बाज़ाब्ता तौर पर जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसकी नेगेशन की गई है।
यूनिपोलर वर्ल्ड क्या करती थी, मैं अमेरिका और उनके साथियों की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने पसंद की जमहूरियत और अपने पसंद का इक्तिसादी निज़ाम, ये दो चीज़ें वो लोगों के ऊपर, बाकी ठीक है जो वे ऑफ लाइफ है वो उनका तीसरा था कि ये हकूक और वो हकूक, वो सारी वैसे बातें थी। ये इन पर मुकम्मल कंट्रोल उन्होंने हासिल तकरीबन दुनिया का कर लिया था, अपने तौर पर जिसको मर्जी सैंक्शन कर देते थे। यानी कि आप ये देखिए कि आपने अक्सर ये सुना होगा अमेरिका ने सैंक्शन कर दी, यानी कि अमेरिका यूनिलैटरली इस काबिल था, तो उसको चैलेंज किया गया है। लेकिन आपने देखा होगा अभी भी ये धीमा है, उन्होंने पॉलिटिकल चैलेंज किया है, इकोनॉमिक चैलेंज अभी भी नहीं किया है। उनको पता है कि इकोनॉमिकली भी अमेरिका के हाथ बहुत मजबूत हैं। तो ये एक बात है। तो ये एक शिफ्ट जो है, अभी आप इसको कह सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पे अभी दुनिया बाइपोलर हो गई है, जिसमें एक तरफ चीन और रूस एक पोल होंगे और अमेरिका और उनके हलीफ जो है वो दूसरा इस सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का 23 साल बाद दौरा रूस कितनी अहमियत इख्तियार करेगा? बहुत अहम है, बहुत अहम है। रूस, चूंकि मैं जब थोड़ी देर के लिए इंटरन सेटअप में वजीर भी रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि रूसी आके ये कहते थे कि आप इतने ढीले क्यों हैं, आप हमसे बातचीत क्यों नहीं करते, और भी इस किस्म के वो जुमले कहते थे। एक जुमला जो मैं बताना चाहता हूँ आपके नाज़रीन के लिए, जिसका मैं गवाह हूँ, उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने मुझसे डायरेक्ट बात करते हुए कहा था, क्या आपको मालूम नहीं है कि आपकी बारी आने वाली है? दिस वाज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट ही सेड। एनीवे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से थोड़ी सुस्त रवि का शिकार हुआ है। हम रूस के अपने ताल्लुकात को शायद इंडिया की दूरबीन से देखते रहे हैं कि भी हिंदुस्तान के साथ उनके ताल्लुकात, बड़े मुल्क जो होते हैं मुख्तलिफ जहतों पे उनके ताल्लुकात चलते हैं। मेरा ख्याल ये बहुत खुशाइंद बात है। ये पहले चीन का दौरा हुआ, फिर अभी रूस का दौरा होगा, तो मेरा ख्याल है कि काफी तजब्जब के बाद, अगर मैं सच कहूँ, तो पाकिस्तान अभी अपनी सिमत जो है इस्तवार करने की तरफ जा रहा है। जनरल नईम खानलोदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी की और बलदियाती इंतखाबात की तैयारियों की। क्या पार्टी के अंदर धड़ेबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और क्या पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के लेवल के उम्मीदवार, जब उनको हतमी शक्ल दी जाएगी, तब पार्टी के अंदर वर्कर्स की क्या हैसियत होगी और पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स की क्या हैसियत रह जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई वजीर राजा यासर हमायूं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। KPK के अंदर पहले मरले पर बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त हुई, उसके बाद से फैसला किया गया कि पंजाब के बलदियाती इंतखाबात से कबल ही तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी, ताकि टिकटों की तकसीम के हवाले से तंजीम भी ऑन बोर्ड हो और नए जो अहदेदारान होंगे वो पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक चेक भी कर सकें और फिर पंजाब के बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। पंजाब की नई तंजीम साजी के मुताबिक शफकत महमूद साहब जो फाकी वजीर हैं, वो पंजाब के सदर, और राजा यासर हमायूं जो सूबाई वजीर हैं, उन्हें जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है और पार्टी की तरफ से दौरे किए जा रहे हैं तंजीम साजी को मुकम्मल करने के लिए। पंजाब के बलदियाती इंतखाबात कितना बड़ा चैलेंज होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और क्या तहरीक इंसाफ ये रिस्क लेने को तैयार है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवा दी जाएँ? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा यासर हमायूं, सूबाई वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। राजा साहब, तंजीम साजी की ज़रूरत क्या इसीलिए महसूस की गई कि KPK के अंदर जो टिकटों की तकसीम हुई, रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, फिर ये फैसला किया गया कि आइंदा रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, फिर साथ साथ तंजीम का इनपुट मुकम्मल होने के बाद ही बलदियाती उम्मीदवारों का फाइनल किया जाएगा? नहीं जी, पंजाब में डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है KPK से। यहाँ पे जो काम करने वाला है वो ये कि जो मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स पार्टी में शामिल हुए, चाहे 2018 के इलेक्शन से पहले, उसके दौरान या इवन कुछ अर्सा पहले, उन सबको और जो पार्टी का वर्कर है उनको एक पेज पे लाना जरूरी है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी में प्रॉब्लम ये थी कि तंजीम एक डायरेक्शन में चल रही थी और जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन में चल रहे थे। तो इन सबको आपस में लिंक करना, इंटीग्रेट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये नई तंजीम साजी का बुनियादी मकसद है जो पंजाब के अंदर पार्टी के अंदर विद इन पार्टी इख्तलाफात थे, जैसे कि इलेक्टेबल्स की आप बात कर रहे हैं, और दूसरी तंजीम जो पार्टी की कई सालों से लोग साथ चलते आ रहे हैं, फिर इनके साथ साथ हुकूमत, तीनों चीज़ों का जो है वो मिलाप मुमकिन हो सकेगा? इलेक्टेबल्स तो चाहते हैं कि उनके लोग बलदियाती इंतखाबात में आगे आएँ।
देखिए जो भी इलेक्टेबल्स हैं उनके अपने जो उनका रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट है उसी के लिए वो वर्कर्स को अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि आपने इलेक्शन जीतना है और बड़ा थिन जो डिफरेंस होता है धड़ों के दरमियान वोट्स का, तो जब तक उनको पीटीआई के नजरियाती वोटर्स वोट नहीं देंगे तो वो भी नहीं जीत सकते, और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। हमने सिर्फ इसका एहसास दिलाना है और जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं और वर्कर्स को इस चीज का एहसास दिलाना है कि इलेक्टेबल्स जो है ये हमारी पार्टी की जरूरत है। तो जब ये इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत और अहमियत का एहसास होगा, जो इंशाल्लाह हम जरूर दिलवा लेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है पीटीआई को। साहब जो इमरान खान साहब का बयानिया था वो यही था कि इलेक्टेबल्स को आस्ता आस्ता हम माइनस करते चले जाएंगे, पार्टी का वर्कर आगे आएगा, निजाती कारकुन आगे आएगा, उन्हीं को टिकट्स दिए जाएंगे, वही हुकूमत के अंदर शामिल किए जाएंगे। लेकिन रफ्ता रफ्ता पार्टी कारकुन पीछे जा रहा है, इलेक्टेबल्स आगे आ रहे हैं, ये बयानिए की नफी नहीं होगी? जी नहीं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं जो खान साहब ने 2013-14 के बाद ही रियलाइज किया कि अगर हमने गवर्नमेंट में आना है तो हमें दोनों को मिला के चलना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब वो लोग आए तो शायद उस तरह की एफर्ट नहीं की गई कि इनको एक पेज पे लाया जाए, खुसूसन जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ पे। उसके बरक्स हमारा जो नॉर्थ पंजाब है, जिसको पिंडी डिवीजन या सरगोदा डिवीजन कहते हैं या फैसलाबाद डिवीजन, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आए और बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी वर्कर्स की। तो अब जो जहाँ पे कमी थी उस इलाके में उसको दूर करेंगे। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नॉर्थ पंजाब को डील करने का इलेक्शन से पहले भी, तो वहां पे कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है इंटीग्रेशन पार्टी के अंदर। लेकिन राजा यासर मानी साहब, एक खामोश वोटर हर पार्टी के अंदर मौजूद होता है, जैसे मुस्लिम लीग नवाज का खामोश वोटर है, इसी तरह आपका एक खामोश वोटर है, जिसे कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा वोटर है जो वोट तो डालता है लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता पॉलिटिक्स के अंदर। क्या आपके इस बयानिए से, इलेक्टेबल्स को टिकट देने से, उनके अजीज़ों को बलदियाती इंतखाबात में आगे लाने से वो वोटर भी इंटैक्ट रहेगा? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो एक पीटीआई का नजरियाती वोटर है कंपैरेटिवली एनलाइटेंड था और है, और वो ये चाहता है कि तब्दीली जो है वो निज़ाम के अंदर आए, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, जो मुख्तलिफ पीटीआई का मुख्तलिफ जो नारे रहे हैं, स्लोगन्स रहे हैं मुख्तलिफ वक्त पे, उसका सपोर्टर है। लेकिन वो ये भी अभी तक इमरान खान से उनको उम्मीद है और जो कुछ स्टेप्स इमरान खान साहब ले रहे हैं उसके साथ वो खड़े हैं, और उनको कतन जब तक दूसरी साइड पे कोई लाइट नजर नहीं आएगी वो पीटीआई को कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं है। जाहिर है अपने सिस्टम में रह के खेलना है, जो सिस्टम की ग्राउंड रियलिटीज है उनके अंदर रह के खेलना है। कोई इनकलाब तो पीटीआई लेके नहीं आई। इनकलाब तो ये होता है कि टोटल टर्नओवर हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए हर चीज, तो ऐसे तो ना कौम तैयार थी उसके लिए, ना पीटीआई सिस्टम के अंदर रह के चेंज की बात करती थी, और वो चेंज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि केपीके के अंदर इंतखाबी नताइज के बाद कहा जा रहा था कि पंजाब में अब इलेक्शन शायद मौखर हो जाएं, पीटीआई इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं रहेगी। क्या इलेक्शन अब जल्दी करवाए जा सकते हैं या करवाए जा रहे हैं? देखिए मैंने पहले अर्ज किया कि पंजाब के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप स्पेशली जो रूरल कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे बल्दियात का इलेक्शन तो मुकम्मल तौर पे धड़े का इलेक्शन होता है, और एक मजबूत धड़ा जो है वो पीटीआई के पास हर जगह पे मौजूद है। हाँ, शहर के डायनामिक्स जरा डिफरेंट होते हैं। शहरों में जाहिर है महंगाई का असर भी ज्यादा लोग फील करते हैं, पिंच भी फील कर रहे होते हैं, तो और एक जनरल मोरल जो है वो डिपेंड करता है कि उस वक्त नेशनल हालात क्या है। लेकिन गांव के जो इलेक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं इन चीजों से, और वहां पे अल्लाह का फजल है कि पीटीआई हर जिले में एक मजबूत और मौसर धड़ा रखती है, और लोगों के जो तरक्याती काम है वो बड़ी तेज रफ्तारी से हो रहे हैं। इतने बड़े पैकेज आज तक लाहौर के बाहर नहीं दिए गए जितने पीटीआई ने दिए, और वो लोग चेंज फील कर रहे हैं दूर दराज अजला के अंदर। बल्दियाती इंतखाबात से पहले निचली सतह तक तंजीम साजी मुकम्मल हो जाएगी या मुकम्मल ना होने के इम्कानात भी हैं? फिर जो धड़े हैं तंजीम साजी के अंदर उनको अब कैसे हैंडल कर पाएंगे जब अब निचली सतह पे उहदेदार मुकर्रर करेंगे? देखिए यही तो हमारा बेसिकली स्पेशलिटी है। शफकत महमूद साहब और मेरा दोनों जो हम लोग कतन धड़ेबाजी में यकीन नहीं रखते और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अपना हॉलमार्क समझते हैं कि खत्म करेंगे इसको, और करने की अलियत भी अल्लाह के फजल से रखते हैं। तो शफकत साहब का भी पार्टी में कोई ग्रुपिंग में कभी हिस्सा नहीं रहे और मैं भी कभी नहीं रहा, और जो इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ हमारे जाती ताल्लुकात हैं बड़े बेहतर, और वर्कर्स के साथ भी, क्योंकि हम पीटीआई के नेचुरल वर्कर्स हैं, बड़े अरसे से पीटीआई के साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों जो कह लें आप फैक्शंस हैं, इनको इंटीग्रेट करना जो है मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा। मई के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं राय साहब? जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इंतखाबात मई में ही हो, और पहला मरला जो है उस पे 3 डिवीजन साउथ पंजाब के हैं और 1 डिवीजन जो है
वो प्रॉब्ली यहाँ पे जो अनाउंस किया था हमारे मिनिस्टर साहब। आप पंजाब के दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं तंजीम साजी के सिलसिले में, आप सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी मुश्किल क्या देख रहे हैं पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो सारे सॉल्व होने वाले हैं, रीजनल हैं, उन पे कभी एफर्ट नहीं की गई अनफॉर्चुनेटली। तो आपके लिए सबसे खुशाइंद बात ये होती है कि जब किसी चीज पे कोई एफर्ट ना की गई हो तो आपका मौका होता है कि एफर्ट करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर नहीं आई जो इस वजह से सॉर्ट आउट ना हो रही हो कि जिसमें कोई इंट्रिकेट या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो। सिर्फ एफर्ट ना होना सबसे बड़ी वजह थी। इंशाल्लाह जो हमने अभी 2-3 हफ्ते काम किया है उससे हमें लग रहा है कि जो ये सारे सॉल्वेबल मसाइल हैं। बाकी जो चैलेंज है सबसे बड़ा ऑब्वियसली वो तो महंगाई है, और वो भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीजें। ठीक है, जो 2-3 माह पहले सेंटिमेंट था उससे इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। बहुत सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम्स थी, वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। आपकी कमोडिटीज की प्राइसेस थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। महंगाई और फिर पंजाब मुस्लिम नवाज का एक बड़ा अकेला है, इन हालात में आप समझते हैं कि पीटीआई को बड़ा डंड डाल सकेगी? देखिए, जो मुस्लिम लीग नवाज है ना, उनका एक अपना वोट बैंक है, लेकिन आप नोट करें कि उसका मुखालिफ वोट बैंक हमेशा ज्यादा रहा है। सिर्फ होता ही है कि मुखालिफ वोट बैंक अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, और बल्दियात में कभी मुखालिफ वोट बैंक डिवाइड नहीं होता। इवन लास्ट गुज़िश्ता दौर में गवर्नमेंट नून की थी और लोग इंक्लाइंड होते थे कि उनका टिकट भी ले, लेकिन अगर आप वोट्स की तादाद देखें तो 19-20 का फर्क था उन वोट्स का जो नून को पड़े थे और जो नून के एंटी पड़े थे। और अब वो तमाम जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनका अपना ये सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो पीटीआई को वोट दें, और इंशाल्लाह देंगे भी। सब लोग एतराज़ करते हैं कि जो ही बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं तब से तरक्याती काम ज़्यादा तेज़ी से शुरू हैं, उससे पहले हुकूमत ने नज़रअंदाज किया तमाम इलाकों को। क्या इंतखाबात के हवाले से ये सारे तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं? जी नहीं, कतन ये बात गलत है। ये पहले तो आप सबको पता है कि कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल तो कोई तरक्याती काम हो नहीं सके, लेकिन ये जो तरक्याती बजट है एडीपी, ये तो गुज़िश्ता साल आ चुका था, और उसकी तो बहुत सारी स्पेंडिंग ज़ाहिर है। जब आप कोई नया बजट आता है तो फिर उसके PC1 बनते हैं, बहुत सारे पेपर वर्क किया जाता है, टेंडर्स होते हैं, फिर काम जो है वो शुरू होते हैं। तो ये जो अप्रूवल्स थे ये गुज़िश्ता बजट के अप्रूवल्स हैं, और उसका अब वो ग्राउंड पे होने शुरू हो गए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है बल्दियाती इलेक्शन से। और ये 2 साल का मुकम्मल प्लान जो है उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने बनाया था, और एक बहुत बड़ा तरक्याती पैकेज जो खसूसन छोटे अजला में आज तक अनहर्ड ऑफ था। इससे पहले कभी किसी ने सुना नहीं था कि इस तरह का पैकेज भी कभी आया। मैं अपने जिस जिले से मेरा ताल्लुक है वहां पे भी एक रिकॉर्ड तरक्याती काम है, और ये आज नहीं शुरू हुए, ये 1 साल से इस पे काम हो रहा था। अब सिर्फ ये है कि जो बिल्डिंग हमने बनानी शुरू की थी उनकी बुनियादों से वो निकल के नजर आनी शुरू हो गई हैं लोगों को। ये एक तासर भी उभरता है कि बहुत से फैसले बनी गाला से ये इमरान खान साहब की तरफ से आते हैं, तंजीम साजी हो, हुकूमत साजी हो। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त भी जो तंजीम साजी हो रही है पंजाब के अंदर, यहाँ भी कोई हदायत इमरान खान साहब की हैं या बनी गाला से अहकामात हैं? देखिए, ऑब्वियसली पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बाद में बने, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि रायत उनकी आए, लेकिन वो एक बुनियादी डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें बताए हैं। बाकी तो वो इवन मियां वाली के मामला उन्होंने हम पे छोड़े हुए। मेयर्स के जो इंतखाबात हैं उनकी नॉमिनेशन पार्टी करेगी या इमरान खान साहब करेंगे? और क्या पंजाब की तंजीम ये अनाउंस करेगी तमाम ओहदेदारान और तमाम इलेक्शन के उम्मीदवारान? जी, इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनलाइज तो चेयरमैन साहब ही करेंगे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि ताकि किसी किस्म का जो पहले इल्जामात लगते रहे कि नीचे ज़ाहिर है एक जिले में एक चेयरमैन इलेक्शन लड़ना है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा उनके लिए टाइम निकालना है इस काम के लिए। हाँ, बाकी लोअर लेवल पे तो जो लोकल तंजीमें हैं वही फैसला करेंगी और जो बेहतर करेंगी वो। लेकिन जो जिली चेयरमैन होंगे उनके लिए पार्टी की रिकमेंडेशन, तंजीम की रिकमेंडेशन वो पेश नज़र रखी जाएगी, या कुछ लोग जैसे कि ऊपर से फैसले करवा के आ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, जो आप ऊपर से फैसले तो पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर हर गवर्नमेंट में ये इल्जाम लगता रहता है, लेकिन एक्चुअली तो जो पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है यही सोच के लीडर फैसला करता है, क्योंकि अगर उसने पार्टी को जितवाना है तो वो फैसले भी उसी को ऐसे करने पड़ते हैं कई जगह पे। लेकिन ये एक मिथ है, इसमें कोई ऐसी मेरा ख्याल है कोई सच्चाई नहीं है। राजा यासर रहमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। राजा यासर रहमानी साहब मौजूद थे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पीटीआई के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं और पार्टी की तंजीम साजी उन धड़ेबंदियों को ख़त्म कर पाएगी जो इलेक्टेबल्स और पार्टी कारकुनों के माबैन पाई जाती है। ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए पार्टी के अंदर तंजीम साजी भी की गई और नए अहदेदारान को ये टास्क भी दिया गया है कि वो पार्टी के अंदर जो पुराने कारकुन हैं, जो पुराने नज़रियाती कारकुन हैं,
उन्हें भी एडजस्ट करें उन अजला के अंदर जहाँ इस वक्त पार्टी के कारकुन महरूमियों की शिकायत कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।